Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 5 of geography, that is minerals and energy resources. इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं? हमने समझा मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली ह्यूमन लाइफ में, और मिनरल्स को हम जनरल पर्पज से और कमर्शियल पर्पज से कैसे अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में हमें यह समझना है कि अलग अलग टाइप के मिनरल्स हमें कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस पार्ट से अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्शन को वायबल बनाने के लिए, कमर्शियली वायबल बनाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं अकरेंस ऑफ मिनरल्स को, यानी कि मिनरल्स कौन कौन से रूप में हमें, कौन कौन से फॉर्म्स में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ओर्स को। ये ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं वो उसी रूप में, यानी कि मिनरल रूप में ही हमें अर्थ से नहीं मिलते हैं, बल्कि मिनरल के साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स भी जुड़े हुए होते हैं। तो मिनरल्स और दूसरे एलिमेंट्स जो जुड़े हुए होते हैं, इस फॉर्म्स को बोला जाता है ओर। तो ओर क्या है? मिनरल नेचुरली जिस रूप में मिलता है, यानी कि इसके साथ और एलिमेंट्स भी होंगे, उसको बोला जाता है ओर। तो यानी कि हमें अर्थ से मिनरल को निकालने के लिए ओर को निकालना पड़ेगा। तो ओर क्या होता है? मिनरल ऑक्यूमुलेशन मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स। तो मिनरल का जो एक्यूमुलेशन होता है वो और एलिमेंट्स के साथ में होता है, और इस पूरे एक्यूमुलेशन को बोला जाता है ओर। किसी ओर को हम कमर्शियली निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस ओर में मिनरल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ओर है ए और दूसरा ओर है बी। ओर ए को निकालकर उसमें से मिनरल्स निकालना कमर्शियली वायबल नहीं है, क्योंकि इसमें अपने यूजेबल मिनरल्स की मात्रा कम है। जबकि ओर बी में यदि मिनरल्स ज्यादा है तो इसको हम कमर्शियली आराम से निकाल सकते हैं। तो किसी भी ओर को एक्सट्रैक्ट करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि इस ओर में मिनरल कितने हैं, तभी हम उस ओर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए हमें अलग अलग टाइप के फॉर्म्स को, मिनरल अकरेंस के अलग अलग फॉर्म्स को हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर्मेशन टाइप की वजह से ये डिटरमाइन होता है कि माइनिंग कितना आसान होगा, किसी भी चीज को जमीन के अंदर से निकालना कितना आसान होगा, और उसको निकालने में अपना पैसा कितना खर्च होगा। इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स अकरेंस के फॉर्म्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से वो फॉर्म्स हैं जिसमें मिनरल अकर होते हैं जमीन के अंदर। बेसिकली 4 टाइप ऑफ फॉर्म्स है। फर्स्ट फॉर्म इज इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, second is in sedimentary rocks, third is residual mass of weathered material, and fourth form is alluvial deposit। एक एक करके इन चारों फॉर्म्स को हम देख लेते हैं। देखिए, हर प्रकार का मिनरल जो है वो सेम फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है, अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। इसमें पहला फॉर्म है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? रॉक बेसिकली फॉर्मेशन के हिसाब से 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक क्या होती है? वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें जो लावा बाहर निकलता है, मैग्मा जो बाहर निकलता है, उसका सॉलिडिफाई होने की वजह से जो रॉक बनती है, जो प्राइमरी रॉक बनती है, उसे इग्नियस रॉक बोला जाता है। दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली अलग अलग मटेरियल के लेयर्स फॉर्म में, बेड्स की फॉर्म में डिपोजिशन होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। और थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक समय के साथ इन पर प्रेशर पड़ता है, इन पर हीट टेम्परेचर लगता है, जिसकी वजह से इनका फॉर्म चेंज हो जाता है, और ये फॉर्म चेंज होकर जो रॉक बनती है उसे मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। तो रॉक फॉर्मेशन के हिसाब से 3 टाइप की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो पहला जो अपना मिनरल फॉर्मेशन है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। और बेसिकली जब
अर्थ के अंदर से जो मॉल्टन मटेरियल है, जो गैसियस मटेरियल है, जो लिक्विड मटेरियल है, वो अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा होता है, तो बीच में वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी उसकी, तो उससे जो हमें मिनरल मिलते हैं, उसी फॉर्मेशन को बोला जाता है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में बेसिकली हमें ये मिलते हैं। तो मिनरल में अकर इन दी क्रैक्स, क्रेविक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। तो इनमें जो फॉल्ट, जॉइंट, इनमें जो दरारें होती हैं, उसमें जो मिनरल अकरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक ये फॉर्मेशन में है। अब इसमें दो वर्ड्स आते हैं, वेन्स एंड लोड्स। यदि इन मिनरल्स की मात्रा कम है इन क्रैक्स एंड जॉइंट्स में, तो उन्हें हम बोलते हैं वेन्स, और यदि इन मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं लोड्स। इस प्रकार से कौन कौन से मिनरल्स हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं? टिन, कॉपर, जिंक, लेड, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स जो है वो वेन्स एंड लोड्स में देखने को मिलते हैं। इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई मिनरल लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, वो अर्थ के अंदर से सरफेस की तरफ आ रहा होगा, तो बीच में वो कूल हो जाएगा, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इस प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो मिनरल फॉर्मेशन का ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप इज इन सेडिमेंट्री रॉक्स। बेसिकली लेयर फॉर्मेशन में, बेड फॉर्मेशन में, इस प्रकार के रॉक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो डिपोजिशन होने की वजह से उन डिपोजिशन का समय पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा और कंसंट्रेशन हो जाएगा, बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा मतलब इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो होती है, जिसे हम बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन मानते हैं। तो इस प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिनरल्स डिकम्पोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन प्रोसेस की वजह से देखने को मिलते हैं। बेसिकली अलग अलग टाइप के बेड्स और लेयर्स में हमें अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल है, आयरन है, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है। ये इन्हीं लेयर्स और बेड्स में हमें देखने को मिलते हैं, बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं, और इनका फॉर्मेशन हीट और प्रेशर की वजह से होता है। इसमें अलग अलग टाइप के और भी मिनरल्स आते हैं जो कि एरिड रीजन में बनते हैं और जो कि इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं। एरिड रीजन में आप जानते होंगे कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि सन की हीट ज्यादा होती है। तो एरिड रीजन में इवेपोरेशन की वजह से हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जिप्सम हो गया, पोटाश सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया। ये अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमें एरिड रीजन में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, लेयर्स में देखने को मिलेंगे। रीजन इज इवेपोरेशन। थर्ड फॉर्म इज रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। वो मटेरियल जिनकी वेदरिंग ज्यादा होती है, बेसिकली जिनकी टूट फूट ज्यादा होती है, और इनका जो सोल्यूबल मटेरियल है वो आगे चला जाएगा, और पीछे जो रेजिडुअल मास बचेगा उसी से हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि रेजिडुअल मास से हमें मिनरल्स मिले हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन होगा, बेसिकली वो टूटेगी, और इनके जो सॉल्यूबल पार्ट होंगे, जो अलग अलग मटेरियल में सॉल्यूबल होके आगे चले जाएंगी, उनका रिमूवल हो जाएगा, और बचा हुआ जो रेजिडुअल मास होगा उनसे हमें कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, इससे ही हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो ये बॉक्साइट जो है वो इसी प्रकार बनता है, रेजिडुअल मास से ही बनता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक होगा, और जो सोल्यूबल मटेरियल होंगे, सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, और बचे हुए हिस्से से हमें इस प्रकार के मिनरल देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ फॉर्म इज अलुवियल डिपोजिट। आपने अलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा होगा। एक इंपॉर्टेंट सॉइल होती है जो कि बेसिकली वैली वाले एरिया में देखने को मिलती है, जहां पे रिवर्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार का एक मिनरल फॉर्मेशन होता है अलुवियल डिपॉजिट, जो कि बेसिकली हमें हिल्स के बेस पर मिलेंगे और वैली के फ्लोर पर देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार के डिपोजिशन को बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट। तो सर्टेन मिनरल्स में अकर एज अलुवियल डिपॉजिट कहां पर मिलेंगे? ये वैली के फ्लोर्स में मिल जाएंगे या फिर हिल्स के बेस पर मिल जाएंगे, और इस प्रकार के डिपोजिशन को हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट।
इसमें ये जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर की वजह से कोरोड नहीं हो पाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, टिन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीसियस मिनरल्स है वो इसी प्रकार प्लेसर डिपॉजिट में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हमें ओशन वाटर और ओशन बेड्स में भी अलग अलग प्रकार के मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट ओशन वाटर, ओशन बेड जो है वो मिनरल्स से बहुत ज्यादा भरपूर होता है, लेकिन ये जो मिनरल्स होते हैं वो एक बड़े एरिया में छोटे छोटे कंसंट्रेशन में होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, इसीलिए इनको हम कमर्शियली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करने में अपना खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ओशन वाटर में बहुत ज्यादा मिनरल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मोस्टली डिफ्यूज्ड होते हैं इसलिए इनको इकोनॉमिकली हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इनको निकालने में ज्यादा खर्चा हो जाता है अपना, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये ओशन वाटर में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार ओशन बेड्स में हमें मैग्नीज नोड्यूल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मैंने बताया आपको कि ओशन वाटर और ओशन बेड्स में आपको जो मिनरल्स देखने को मिलेंगे वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, बड़े एरिया में छोटे छोटे कंसंट्रेशन में देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको हम कमर्शियली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। एक माइनिंग के तरीकों को देख लेते हैं, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बोला है कि बहुत ज्यादा खतरे वाला है और इलीगल है। इस प्रकार की माइनिंग को बोला जाता है रैट होल माइनिंग। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे रैट जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, वो बिल खोद के अंदर जाते हैं, इसी प्रकार ये माइनिंग की जाती है और हम ह्यूमंस द्वारा की जाती है। बेसिकली इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहां पर अधिकतर मिनरल जो है वो किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के ओनरशिप में है, यानी कि वो अपने हिसाब से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। और वो किस प्रकार से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और खुद से ही ऐसी बिल जैसी चीजें खोद के अंदर चले जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो माइनिंग है वो ढह जाती है, गिर जाती है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत खतरे भरा है, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इंडिया में एनवायरमेंटल केस को देखता है, इसने इस प्रकार की माइनिंग को इनलीगल बोला है। इस प्रकार की माइनिंग प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। तो इंडिया में जो मेजॉरिटी मिनरल्स है वो नेशनलाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी कि यदि आपको उनको माइनिंग करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो ट्राइबल एरिया है उसमें अधिकतर एरिया में जो वहां की मिनरल्स हैं उन पे किसका ओनरशिप होता है, इंडिविजुअल्स का या कम्युनिटी का। तो वो छोटी छोटी टनल बनाते हैं, लंबी लंबी टनल बनाते हैं और उसके अंदर घुस के फिर अंदर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग। तो इंडिया का जो मेघालय वाला हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक इंपॉर्टेंट स्टेट मेघालय, वहां पर आपको कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं मेघालय का जो चेरापूंजी और जोवाई वाला एरिया है वहां पर जो बड़ी मात्रा में कोल देखने को मिलता है, वहां जो कोल माइनिंग है, जिन प्रोसेस से ये कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो फैमिली मेंबर्स के माध्यम से ही किया जाता है और इस रैट होल माइनिंग प्रोसेस से ही किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि बहुत खतरे वाला हो जाता है, कभी कभार ये माइनिंग ढह जाती है, इसमें आग लग जाती है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि इस प्रकार की ये जो रैट होल माइनिंग है वो इलीगल है, इस प्रकार का प्रोसेस करना इलीगल है। तो आज के पार्ट में हमने जो भी समझा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है, हमने देखा कि अलग अलग टाइप के मिनरल्स कैसे अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के पार्ट में जो भी समझा उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट। बोला जाता है कि मिनरल अदर एलिमेंट के साथ जिस रूप में एक्यूमुलेट होता है उसको क्या बोला जाता है। ए वेन, बी लोड, सी और डी बेड। तो हमने देखा था कि मिनरल और
अदर एलिमेंट्स का जो अक्यूमुलेशन होता है उस फॉर्म को बोला जाता है, और ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स? बोला जा रहा है कि ये प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए, डिपॉजिट्स फाउंड इन ओशन बेड्स। ऑप्शन बी, डिपॉजिट फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन। ऑप्शन सी, डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। तो हमने देखा था कि प्लेसर डिपॉजिट्स आपको जो वैली का फ्लोर है या हिल्स का जो बेस है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्साइट इज जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम। बोला जा रहा है कि बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट मिनरल जिसे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है? ऑप्शन ए, ओशन वाटर के इवेपोरेशन से। ऑप्शन बी, डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक से। ऑप्शन सी, प्लेसर डिपॉजिट से। या ऑप्शन डी, वॉल्केनिक एक्टिविटी से। तो हमने देखा था कि जो सरफेस रॉक होती है उसका डीकंपोजिशन होता है, उसमें जो सोल्यूबल मटेरियल होता है वो आगे चला जाएगा और पीछे जो रेजिडुअल मास होगा उसमें हमें बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट कर लिया है। होप आज जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।